नमस्कार। आप सुन रहे हैं उपन्यास चंद्रकांता का भाग 10वां, यानी अध्याय दूसरा। पहले अध्याय में आपने सुना कि चंद्रकांता और चपला की लाशें पड़ी हुई हैं, जिसको देखकर विजेंद्र सिंह भी बेसुध होकर खत्म हो जाते हैं और उनको देखकर महाराज बिलखते हैं और तेज सिंह को बुलाया जाता है। विजेंद्र सिंह को मरा देखकर तेज सिंह भी घबरा जाते हैं और कहते हैं कि मैं भी अब इस दुनिया में जीकर क्या करूंगा, और खुद को जो है खंजर से मारना चाहते हैं। लेकिन इतने में एक आदमी आता है और वो उनको मतलब एक पहेली में समझाता है कि ये दोनों एक खेल है, ये लाशें इनको पहचानो, ये उन लोगों की लाशें नहीं है जिनकी आप समझ रहे हैं। तो अब आगे क्या होगा, आइए जानते हैं उपन्यास के इस भाग में। सुनते हैं उपन्यास के इस भाग को मेरे साथ, यानी आपकी अपनी नीति के साथ। तो इस आदमी को सभी ने देखा, मगर हैरान थे कि ये कौन है, कैसे आया और क्या कह गया। तेज सिंह ने जोर से पुकार के कहा, आप लोग चुप रहें। मुझको मालूम हो गया कि ये सब अय्यारी हुई है। असल में कुमारी और चपला दोनों जीती हैं। ये लाशें उन लोगों की नहीं हैं। तेज सिंह की बात से सब चौंक पड़े और एकदम सन्नाटा हो गया। सभी ने रोना धोना छोड़ दिया और तेज सिंह के मुंह की तरफ देखने लगे। महारानी दौड़ी हुई उनके पास आई और बोली, बेटा जल्दी बताओ, ये क्या मामला है? तुम कैसे जानते हो कि चंद्रकांता जीती है? ये कौन था जो एकाएक महल में घुस आया? तेज सिंह ने कहा, ये तो मुझे मालूम नहीं कि ये कौन था, मगर इतना पता लग गया कि चंद्रकांता और चपला को शिवदत्त सिंह के अय्यार चुरा ले गए हैं और ये बनावटी लाश यहाँ रख गए हैं, जिससे सब कोई जाने कि वे मर गए हैं और खोज न करे। महाराज बोले, ये कैसे मालूम कि यह लाश बनावटी है? तेज सिंह ने कहा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लाश के पास चलिए, मैं अभी बतला देता हूँ। ये सुनकर महाराज तेज सिंह के साथ लाश के पास गए। महारानी भी गई। तेज सिंह ने अपनी कमर से खंजर निकालकर चपला की लाश की टांग काट ली और महाराज को दिखलाकर बोले, देखिए इसमें कहीं हड्डी है? महाराज ने गौर से देखकर कहा, ठीक है, बनावटी लाश है। इसके पीछे चंद्रकांता की लाश को भी इसी तरह देखा, उसमें भी हड्डी नहीं पाई। अब सभी को मालूम हो गया कि अय्यारी की गई है। महाराज बोले, अच्छा, ये तो मालूम हुआ कि चंद्रकांता जीती है, मगर दुश्मनों के हाथ पड़ गई, इसका गम क्या कम है। तेज सिंह बोले, कोई हर्ज नहीं, अब तो जो होना था हो चुका। मैं चंद्रकांता और चपला को खोज निकालूंगा। तेज सिंह के समझाने से सभी को कुछ ढांढस बंधा, मगर कुमार वीरेंद्र सिंह अभी तक बदहोशो हवास पड़े हैं। उनको इन सब बातों की कुछ खबर नहीं। अब महाराज को यह फिक्र हुई कि कुमार को होशियार करना चाहिए। वैद्य बुलाए गए। सभी ने बहुत सी तरकीबें की, मगर कुमार को होश न आया। तेज सिंह भी अपनी तरकीब करके हैरान हो गए, मगर कोई फायदा न हुआ। ये देख महाराज बहुत घबराए और तेज सिंह से बोले, अब क्या करना चाहिए? बहुत देर तक गौर करने के बाद तेज सिंह ने कहा कि कुमार को उठवा के उनके रहने के कमरे में भिजवाना चाहिए। वहां अकेले में मैं इनका इलाज करूंगा। ये सुन महाराज ने उन्हें खुद उठाना चाहा, मगर तेज सिंह ने कुमार को गोद में ले लिया और उनके रहने वाले कमरे में लेकर चले गए। महाराज भी संग हुए। तेज सिंह ने कहा, अब साथ न चलिए, ये अकेले ही में अच्छे होंगे। महाराज उसी जगह ठहर गए। तेज सिंह कुमार को लिए हुए उनके कमरे में पहुंचे और चारपाई पर लिटा दिया। चारों तरफ से दरवाजे बंद कर दिए और उनके कान के पास मुंह लगाकर बोलने लगे, चंद्रकांता मरी नहीं है, जीती है। वह देखो, महाराज शिवदत्त के अय्यार उसे लिए जाते हैं। जल्दी दौड़ो, छीनो, नहीं तो बस ले ही जाएंगे। क्या इसी को वीरता कहते हैं? छी, चंद्रकांता को दुश्मन लिए जाए और आप देखकर भी कुछ न बोले। राम राम राम। इतनी आवाज कान में पड़ते ही कुमार में आंखें खोल दी और घबरा कर बोले, हैं, कौन ले जाता है? कहाँ है चंद्रकांता? ये कहकर इधर उधर देखने लगे। देखा तो तेज सिंह बैठे हैं। पूछा, अभी कौन कह रहा था कि चंद्रकांता जीती है और उसको दुश्मन लिए जाते हैं? तेज सिंह ने कहा, मैं कहता था और सच कह रहा हूं, कुमारी जीती हैं, मगर दुश्मन उनको चुरा ले गए हैं और उनकी जगह नकली लाश रखकर इधर उधर रंग फैला दिया है, जिससे लोग कुमारी को मरी हुई जानकर पीछा और खोज न करें।
कुमार ने कहा। तुम हमें धोखा देते हो, हम कैसे जाने कि वह लाश नकली है? तेज सिंह ने कहा। मैं अभी आपको यकीन करा देता हूँ। ये कहकर कमरे का दरवाजा खोला, देखा कि महाराज खड़े हैं, आंखों से आंसू जारी हैं। तेज सिंह को देखते ही पूछा, क्या हाल है? जवाब दिया, अच्छे हैं, होश में आ गए, चलिए देखिए। ये सुन महाराज अंदर गए। उन्हें देखते ही कुमार उठ खड़े हुए। महाराज ने गले से लगा लिया, पूछा, मिजाज कैसा है? कुमार ने कहा, अच्छा है। कई लौंडियां भी उस जगह आई जिनको कुमार का हाल लेने के लिए महारानी ने भेजा था। एक लौंडी से तेज सिंह ने कहा, दोनों लाशों में से जो टुकड़े हाथ पैर के मैंने काटे थे उन्हें ले आओ। यह सुन लौंडी दौड़ी गई और टुकड़े ले आई। तेज सिंह ने कुमार को दिखलाकर कहा, देखिए यह बनावटी लाश है या नहीं, इसमें हड्डी है कहाँ? कुमार ने देखकर कहा, ठीक है, मगर उन लोगों ने बड़ी बदमाशी की। तेज सिंह ने कहा, खैर जो होना था हो गया, देखिए अब हम क्या करते हैं। सवेरा हो गया। महाराज, कुमार और तेज सिंह बैठे बातें कर रहे थे कि हरदयाल सिंह ने पहुंचकर महाराज को सलाम किया। उन्होंने बैठने का इशारा किया। दीवान साहब बैठ गए और सभी को वहां से हट जाने के लिए हुक्म दिया गया। जब निराला हो गया, हरदयाल सिंह ने तेज सिंह से पूछा, मैंने सुना है कि यह बनावटी लाश थी जिसको सभी ने कुमारी की लाश समझा था। तेज सिंह ने कहा, जी हाँ, ठीक बात है, और तब बिल्कुल हाल समझाया। इसके बाद दीवान साहब ने कहा, और गजब देखिए, कुमारी के मरने की खबर सुनकर सब परेशान थे। सरकारी नौकरों में से जिन लोगों ने ये खबर सुनी, दौड़े हुए महल के दरवाजे पर रोते चिल्लाते चले आए। उधर यहाँ अय्यार लोग कैद थे, पहरा कम रह गया। मौका पाकर उनके साथी अय्यारों ने वहां धावा किया और पहरे वालों को जख्मी कर अपनी तरफ के सब अय्यारों को जो कैद थे छुड़ा ले गए। ये खबर सुनकर तेज सिंह, कुमार और महाराज सन्न हो गए। कुमार ने कहा, बड़ी मुश्किल में पड़ गए, अब कोई भी अय्यार उनका हमारे यहाँ न रहा, सब छूट गए। कुमारी और चपला को ले गए, ये तो गजब ही किया, अब नहीं बर्दाश्त होता। हम आज ही कूच करेंगे और दुश्मनों से इसका बदला लेंगे। ये बात कह ही रहे थे कि एक चौकीदार ने आकर अर्ज किया कि लड़ाई की खबर लेकर एक जासूस आया है, दरवाजे पर हाजिर है, उसके बारे में क्या हुक्म है? हरदयाल सिंह ने कहा, इसी जगह हाजिर करो। जासूस लाया गया। उसने कहा, दुश्मनों को रोकने के लिए यहाँ से मुसलमानी फौज भेजी गई थी। उसके पहुंचने तक दुश्मन 4 कोस और आगे बढ़ाए थे। मुकाबले के वक्त ये लोग भागने लगे। ये हाल देखकर तोपखाने वालों ने पीछे से बाढ़ मारी, जिससे करीब चौथाई आदमी मारे गए। फिर भागने का हौसला न पड़ा और खूब लड़े, यहाँ तक कि लगभग 1000 दुश्मनों को काट गिराया, लेकिन वह फौज भी तमाम हो चली। अगर फौरन मदद न भेजी जाएगी तो तोप खाने वाले भी मारे जाएंगे। ये सुनते ही कुमार ने दीवान हरदयाल सिंह को हुक्म दिया, 5000 फौज जल्दी मदद पर भेजी गए और वहां पर हमारे लिए भी खेमा रवाना करो। दोपहर को हम भी उसी तरफ कूच करेंगे। हरदयाल सिंह फौज भेजने के लिए चले गए। महाराज ने कुमार से कहा, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। कुमार ने कहा, ऐसी जल्दी क्या है, आप यहाँ रहें, राज्य का काम देखें, मैं जाता हूँ, जरा देखूं तो राजा शिवदत्त कितनी बहादुरी रखता है। अभी आपको तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर तक बातचीत होने के बाद महाराज उठकर महल में चले गए। कुमार और तेज सिंह भी स्नान और संध्या पूजा की फिक्र में उठे। सबसे जल्दी तेज सिंह ने छुट्टी पाई और मुनादी वाले को बुलाकर हुक्म दिया कि तू तमाम शहर में इस बात की मुनादी करा कि दंतार वीर का जिसको इष्ट हो वह तेज सिंह के पास हाजिर हो। बमूजिब हुक्म के मुनादी वाला मुनादी करने चला गया। सभी को ताजुब था कि तेज सिंह ने ये क्या मुनादी करवाई है। मामूली वक्त पर आज महाराज ने दरबार किया। कुमार और तेज सिंह भी हाजिर हुए। आज का दरबार बिल्कुल सुस्त और उदास था, मगर कुमार ने लड़ाई पर जाने के लिए महाराज से इजाजत ले ली और वहां से चले गए। महाराज भी उदासी की हालत में उठ के महल में चले गए। ये तो निश्चय हो गया कि चंद्रकांता और चपला जीती हैं, मगर कहाँ है, किस हालत में है, सुखी हैं या दुखी हैं, इन सब बातों का ख्याल करके महल में महारानी से लेकर लौंडी तक सब उदास थे। सभी की आंखों से आंसू जारी थे। खाने पीने की किसी को भी फिक्र ना थी। एक चंद्रकांता का ध्यान ही सभी का काम था।
महाराज जब महल में गए, महारानी ने पूछा कि चंद्रकांता का पता लगाने की कुछ फिक्र की गई कि नहीं। महाराज ने कहा, हाँ, तेज सिंह उसकी खोज में जाते हैं। उनसे ज्यादा पता लगाने वाला कौन है जिससे मैं कहूं। वीरेंद्र सिंह भी इस वक्त लड़ाई पर जाने के लिए मुझसे विदा हो गए। अब देखो क्या होता है। कुछ दिन बाकी है। एक मैदान में हरी हरी धूप पर 15-20 कुर्सियां रखी हुई हैं और सिर्फ 3 आदमी, कुंवर वीरेंद्र सिंह, तेज सिंह और फतेह सिंह सेनापति बैठे हैं। बाकी कुर्सियां खाली पड़ी हैं। उनके पूर्व की तरफ सैकड़ों खेमे अर्धचंद्राकार खड़े हैं। बीच में वीरेंद्र सिंह के पलटन वाले अपने अपने हरबों को साफ और दुरुस्त कर रहे हैं। बड़े बड़े शामियानों के नीचे तोपें रखी हैं और जो हर एक तरफ से लैस और दुरुस्त मालूम हो रही हैं। दक्षिण की तरफ घोड़ों का अस्तबल है जिसमें अच्छे अच्छे घोड़े बंधे दिखाई देते हैं। पश्चिम तरफ बाजे वालों, सुरंग खोदने वालों, पहाड़ उखाड़ने वालों और जासूसों का डेरा तथा रसद का भंडार है। कुमार ने फतेह सिंह सिपह सालार से कहा, मैं समझता हूं कि मेरा डेरा खेमा सुबह तक लोहरा के मैदान में दुश्मनों के मुकाबले में खड़ा हो जाएगा। फतेह सिंह ने कहा, जी हाँ, जरूर, सुबह तक वहां सब सामान लैस हो जाएगा। हमारी फौज भी कुछ रात रहते यहाँ से कूच करके पहर दिन चढ़ने के पहले ही वहां पहुंच जाएगी। परसों हम लोगों के हौसले दिखाई देंगे। बहुत दिन तक खाली बैठे बैठे थोड़ा तबीयत घबरा गई थी। इसी तरह की बातें हो रही थी कि सामने देवी सिंह अय्यारी के ठाठ में आते दिखाई दिए। नजदीक आकर देवी सिंह ने कुमार और तेज सिंह को सलाम किया। देवी सिंह को देखकर कुमार बहुत खुश हुए और उठकर गले लगा लिया। तेज सिंह ने भी देवी सिंह को गले लगाया और बैठने के लिए कहा। फतेह सिंह सिपह सालार ने भी उनको सलाम किया। जब देवी सिंह बैठ गए, तेज सिंह उनकी तारीफ करने लगे। कुमार ने पूछा, कहो देवी सिंह, तुमने यहाँ आकर क्या क्या किया? तेज सिंह ने कहा, इनका हाल मुझसे सुनिए, मैं मुख्तसर में आपको समझा देता हूँ। कुमार ने कहा, कहो। तेज सिंह बोले, जब आप चंद्रकांता के बाग में बैठे थे और भूत ने आकर कहा था कि खबर भई राजा को तुमने, सुनो गुरुजी मेरे, जिसको सुनकर मैंने जबरदस्ती आपको वहां से उठाया था, वे भूत यही थे। नौगढ़ में भी इन्होंने जाकर क्रूर सिंह के चुनारगढ़ जाने और अय्यारों को संगलाने की खबर खजरी बजा कर दी थी। जब चंद्रकांता के मरने का गम महल में छाया हुआ था और आप बेहोश पड़े थे, तब भी इन्हीं ने चंद्रकांता और चपला के जीते रहने की खबर मुझको दी थी। तब मैंने उठकर लाश पहचानी नहीं होती तो पूरे घर का ही नाश हो चुका होता। इतना काम इन्होंने किया। इन्हीं को बुलाने के वास्ते मैंने सुबह मुनादी करवाई थी, क्योंकि इनका कोई ठिकाना तो था ही नहीं। इसे सुनकर कुमार ने देवी सिंह की पीठ ठोकी और बोले, शाबाश, किस मुंह से तारीफ करें, 2 घर तुमने बचाए। देवी सिंह ने कहा, मैं किस लायक हूं जो आप इतनी तारीफ करते हैं। तारीफ सब कामों से निश्चित होकर कीजिएगा। इस वक्त चंद्रकांता को छुड़ाने की फिक्र करनी चाहिए। अगर देरी होगी तो ना जाने उनकी जान पर क्या बने। सिवाय इसके इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि अगर हम लोग बिल्कुल चंद्रकांता ही की खोज में लीन हो जाएंगे तो महाराज की लड़ाई का नतीजा भी बुरा हो जाएगा। ये सुनकर कुमार ने पूछा, देवी सिंह, ये तो बताओ, चंद्रकांता कहाँ है? उसको कौन ले गया? देवी सिंह ने जवाब दिया, ये तो नहीं मालूम कि चंद्रकांता कहाँ है। इतना जानता हूँ कि नाजिम और बद्रीनाथ मिलकर कुमारी और चपला को ले गए। पता लगाने से लग ही जाएगा। तेज सिंह ने कहा, अब तो दुश्मन के सब अय्यार छूट गए। वे सब मिलकर 9 हैं और हम 2 ही आदमी ठहरे। चाहे चंद्रकांता और चपला को खोजे, चाहे फौज में रहकर कुमार की हिफाजत करें, बड़ी मुश्किल है। देवी सिंह ने कहा, कोई मुश्किल नहीं है, सब काम हो जाएगा। देखिए तो सही, अब पहले हमको शिवदत्त के मुकाबले में चलना चाहिए। उसी जगह के से कुमारी के छुड़ाने की फिक्र भी हो जाएगी। तेज सिंह ने कहा, हम लोग महाराज से विदा हो आए हैं। कुछ रात रहते यहाँ से पड़ाव उठेगा। पेश खेमा जा चुका है। आधी रात तक ये लोग आपस में बातचीत करते रहे। इसके बाद कुमार उठकर अपने खेमे में चले गए। कुमार के बगल में तेज सिंह का खेमा था, जिसमें देवी सिंह और तेज सिंह दोनों ने आराम किया। चारों तरफ फौज का पहरा फिरने लगा। गश्त की आवाज आने लगी। थोड़ी रात बाकी थी कि एक छोटी तोप की आवाज हुई। कुछ देर बाद बाजा बजने लगा। कूच की तैयारी हुई और धीरे धीरे फौज चल पड़ी। जब सब फौज जा चुकी, पीछे एक हाथी पर कुमार सवार हुए, जिन्हें चारों तरफ से बहुत से सवार घेरे हुए थे।
तेज सिंह और देवी सिंह अपने अय्यारी के सामान से सजे हुए कभी आगे कभी पीछे कभी साथ पैदल चले जाते थे। पहर दिन चढ़े कुंवर वीरेंद्र सिंह का लश्कर शिवदत्त सिंह की फौज के मुकाबले में जा पहुंचा, जहां से पहले से महाराज जयसिंह की फौज डेरा जमाई हुई थी। लड़ाई बंद थी और मुसलमान सब मारे जा चुके थे। खेमा डेरा पहले ही से खड़ा था। कायदे के साथ पलटनों का पड़ाव था। जब सब इंतजाम हो चुका, कुंवर वीरेंद्र सिंह ने अपने खेमे में कचहरी की और मीर मुंशी को हुक्म दिया, एक खत शिवदत्त को लिखो कि मालूम होता है आजकल तुम्हारे मिजाज में गर्मी आ गई है, जो बैठे बैठाए एक नालायक क्रूर के भड़काने पे महाराज जय सिंह से लड़ाई ठान ली है। ये भी मालूम हो गया कि तुम्हारे अय्यार चंद्रकांता और चपला को चुरा लाए हैं। सो बेहतर है कि चंद्रकांता और चपला को इज्जत के साथ महाराज जयसिंह के पास भेज दो और तुम वापस जाओ, नहीं तो पछताओगे। जिस वक्त हमें बहादुरों की तलवारें मैदान में चमकेंगी, भागते राह ना मिलेगी तुम्हें। बमुजिम हुक्म के मीर मुंशी ने खत लिखकर तैयार कर दिया। कुमार ने कहा, ये खत कौन ले जाएगा? यह सुन देवी सिंह सामने हाथ जोड़कर बोले, मुझको इजाजत मिले किस खत को ले जाऊं, क्योंकि शिवदत्त सिंह से बातचीत करने की मेरे मन में बड़ी लालसा है। कुमार ने कहा, इतनी बड़ी फौज में तुम्हारा अकेला जाना अच्छा नहीं। तेज सिंह ने कहा, कोई हर्ज नहीं, जाने दीजिए। आखिर कुमार ने अपनी कमर से खंजर निकाल कर दे दिया, जिसे देवी सिंह ने लेकर सलाम किया, खत बटुए में रख ली और तेज सिंह के चरण छूकर रवाना हो गए। महाराज शिवदत्त सिंह के पलटन वालों में कोई भी देवी सिंह को नहीं पहचानता था। दूर से इन्होंने देखा कि बड़ा सा कारचोबी खेमा खड़ा है। समझ गए कि यही महाराज का खेमा है। सीधे धड़धड़ाते हुए खेमे के दरवाजे पर पहुंचे और पहरे वालों से कहा, अपने राजा को जाकर खबर करो कि कुंवर वीरेंद्र सिंह का एक अय्यार खत लेकर आया है। जाओ, जल्दी जाओ। सुनते ही प्यादा दौड़ा गया और महाराज शिवदत्त से इस बात की खबर की। उन्होंने हुक्म दिया, आने दो। देवी सिंह खेमे के अंदर गए। देखा कि बीच में महाराज शिवदत्त सोने के जड़ाऊ सिंहासन पर बैठे हैं। बाईं तरफ दीवान साहब और इसके बाद दोनों तरफ बड़े बड़े बहादुर बेशकीमती पोशाकी पहने उम्दे उम्दे हरबे लगाए चांदी की कुर्सियों पर बैठे हैं, जिनके देखने से कमजोरों का कलेजा दहलता है। बाद इसके दोनों तरफ नीम कुर्सियों पर अय्यार लोग विराजमान हैं। इसके बाद दर्जे बेदर्जे अमीर और ओहदेदार लोग बैठे हैं। बहुत से चौबदार हाथ बांधे सामने खड़े हैं। गरज कि बड़े रुआब का दरबार देखने में आया। देवी सिंह किसी को सलाम किए बिना ही बीच में जाकर खड़े हो गए और एक दफा चारों तरफ निगाह दौड़ाकर गौर से देखा। फिर बढ़कर कुमार की खत महाराज के सामने सिंहासन पर रख दिया। देवी सिंह की बेअदबी देखकर महाराज शिवदत्त मारे गुस्से के लाल हो गए और बोले, एक मच्छर को इतना हौसला हो गया कि हाथी का मुकाबला करे। अभी तो वीरेंद्र सिंह के मुंह से दूध की महक भी नहीं गई होगी। ये कहते हुए खत में हाथ में लेकर फाड़ दिया। खत का फटना था कि देवी सिंह की आंखें लाल हो गई। बोले, जिसके सर मौत सवार होती है ना, उसकी बुद्धि पहले ही हवा खाने चली जाती है। देवी सिंह की बात तीर की तरह शिवदत्त के कलेजे के पार हो गई। बोले, पकड़ो इस बेअदब को। इतना कहना था कि कई चौबदार देवी सिंह की तरफ झुके। इन्होंने खंजर निकाल 2-3 चौबदारों की सफाई कर डाली और फुर्ती से अपनी अय्यारी के बटुए में से एक गेंद निकालकर जोर से जमीन पर मारा, जिससे बड़ी भारी आवाज हुई। दरबार दहल उठा। महाराज एकदम चौंक पड़े, जिससे सिर का शमला जिस पर हीरे का सरपेश था जमीन पर गिर पड़ा। लपक के देवी सिंह ने उसे उठा लिया और कूद कर खेमे के बाहर निकल गए। सब के सब देखते रह गए कि किसी के किए कुछ बनना पड़ा। सारा गुस्सा शिवदत्त ने अय्यारों पर निकाला जो कि उस दरबार में बैठे थे। कहा, लानत है तुम लोगों की अय्यारी पर, जो तुम लोगों के देखते दुश्मन का एक अदना अय्यार हमारी बेइज्जती कर जाए। बद्रीनाथ ने जवाब दिया, महाराज, हम लोग अय्यार हैं। 1000 आदमियों में अकेले घुस कर काम करते हैं, मगर एक आदमी पर 10 अय्यार नहीं टूट पड़ते। ये हम लोगों के कायदे के बाहर है। बड़े बड़े पहलवान तो बैठे थे, इन लोगों ने क्या कर लिया? बद्रीनाथ की बात का जवाब शिवदत्त ने कुछ ना देकर कहा, अच्छा, कल हम देख लेंगे। उपन्यास के अगले भाग को सुनने के लिए मेरे पेज को फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं उपन्यास के अगले भाग में। तब तक के लिए सबको नमस्ते, सबको प्रणाम।